कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हमारी वास्तविकता में अचानक दरारें पड़ गई हों, रहस्यमय गेट्स खुल गए हों। ये सिर्फ दरवाजे नहीं, ये दूसरे आयाम के प्रवेश द्वार हैं, जिनके भीतर अंधेरे डंजन छिपे हैं, प्राचीन खजाने दबे हैं और अकथनीय राक्षस बसते हैं। और इनसे लड़ने के लिए इंसानों में ही कुछ खास लोगों में शक्तियां जाग उठी। ये बने हंटर्स। उनकी ताकत के अनुसार उन्हें श्रेणी दी गई, एस, बी, सी, डी और फिर ई, सबसे निचला पायदान। और आज की कहानी है उसी सबसे निचले पायदान के एक हंटर की। नाम है सुंग जिनवू। उसे पूरी दुनिया द वर्ल्ड्स वीकेस्ट, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहकर बुलाती है। वह एक रैंक है। वह इतना कमजोर है कि एक लो लेवल डंजन में भी उसकी भूमिका सिर्फ कचरा साफ करने और जख्मी साथियों को बाहर खींचने की होती है। लोग उस पर हंसते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसे तुच्छ समझते हैं। पर एक सवाल, कोई इतनी बदनामी और अपमान सहकर भी हर रोज डंजन में जाने का जोखिम उठाएगा? क्योंकि उसकी पीठ पर सिर्फ उसका अपना जीवन नहीं, बल्कि पूरे परिवार का बोझ है। उसके पिता, एक हंटर, एक हाई लेवल डंजन में रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। उसकी मां एक भयानक दुर्घटना में कोमा में है और उनके इलाज के लिए भारी पैसों की जरूरत है। उसकी एक छोटी बहन है, जिन्हू, जिसे पढ़ाना है, उसका भविष्य संवारना है। इसलिए जिन्हू चुपचाप सब कुछ सहता है, अपमान, मजाक, खतरा, सब कुछ। वह जानता है कि हर डंजन से मिलने वाली थोड़ी सी राशि भी उसकी मां की एक दवाई बन सकती है या उसकी बहन की एक किताब। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जिन्वू को एक साधारण रैंक डंजन में भेजा गया, एक रूटीन मिशन। पर अंदर जाते ही पता चला, यह कोई साधारण डंजन नहीं था। ये एक डबल डंजन था, एक और भी खतरनाक उच्च स्तरीय डंजन का गेट इसके भीतर छिपा था। ये एक जाल था और वह जाल बंद होने वाला था। अंधेरा गहराया, एक विशाल अकल्पनीय राक्षस प्रकट हुआ। जिन्वू के साथ गए हंटर्स एक के बाद एक मारे गए, चीखें गूंजी और फिर खामोशी छा गई। जिन्वू भागा, घायल, डरा हुआ। उसने एक दरवाजा खोला और सामने था एक और राक्षस। उसने अपनी आखिरी शक्ति से एक पत्थर उठाया, पर यह क्या, पत्थर ही नहीं, पूरी की पूरी मूर्ति उखड़ गई और राक्षस पर गिर पड़ी। और फिर जिन्वू की आंखें एक अस्पताल की सफेद छत पर खुली। वह जीवित था, पर कैसे? तभी उसकी आंखों के सामने कुछ तैरने लगा, शब्द जो हवा में लिखे हुए थे। उसने पलके झपकाए, शब्द गायब नहीं हुए। और फिर एक आवाज, गहरी, मशीनी, सर्वशक्तिमान। उसके दिमाग के अंदर गूंजी। जिन्वू की दुनिया उलट गई। अब वह जहां भी देखता, उसे मेनू दिखाई देते, प्लेयर। यही था उसका नया शीर्षक। उसकी सेकंड अवेकनिंग किसी साधारण हंटर के रूप में नहीं, बल्कि एक प्लेयर के रूप में हुई थी। एक ऐसा अस्तित्व जो अपनी ताकत खुद चुन सकता था। मिशन पूरे करके, राक्षसों को हराकर, अनुभव अर्जित करके वो अपना लेवल बढ़ा सकता था। अपनी स्टैट्स, ताकत, गति, स्वास्थ्य खुद डिसाइड कर सकता था। पहली बार उसने अपनी मुट्ठी में असली शक्ति महसूस की। उसके मन में एक विचार कौन था जो शायद उसने पहले कभी नहीं सोचा था, मैं मजबूत हो सकता हूं। और इस शक्ति का पहला परीक्षण जल्द ही आया। एक अंधेरी गली में कुछ गुंडे उसकी बहन को परेशान कर रहे थे। पुराना जिन्वू शायद माफी मांगकर वहां से निकल जाता, लेकिन नया जिन्वू, नए प्लेयर ने उन्हें बिना हाथ उठाए सिर्फ अपनी नई मिली तेज गति और ताकत से धूल चटा दी। उसकी बहन के चेहरे पर हैरानी और राहत थी। जिन्वू के चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास की एक झलक। पर असली चमत्कार अभी बाकी था। एक मिशन के दौरान एक शक्तिशाली राक्षस, इग्रिथ,
का सामना हुआ। लड़ाई कठिन थी, पर जब जिन्मू ने अंतिम प्रहार किया, कुछ अद्भुत हुआ। राक्षस के शरीर से काली छाया निकलकर जिन्मू के पैरों तले जमा होने लगी, और फिर वह छाया उठी, एक आकृति बनाई, और सामने खड़ा था इग्रित का शैडो, अब उसका वफादार सैनिक। ये थी उसकी सबसे अनोखी और शक्तिशाली क्षमता, शैडो एक्सट्रैक्शन। हर मारे गए शक्तिशाली दुश्मन की छाया को वह अपनी सेना में शामिल कर सकता था। अब वह अकेला नहीं था, उसके पास अपनी सेना थी, द शैडो आर्मी। अब जिन्वू का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं रहा, उसके सामने दो नए उद्देश्य थे। परिवार को सुरक्षित और समृद्ध करना, उस डबल डंजन के पीछे के षड्यंत्र का पर्दाफाश करना, जिसने उसे और उसके साथियों को मारने की कोशिश की थी, और उसकी खोजबीन उसे एक नाम तक ले गई, यू जिन्हो, एक रैंक हंटर, व्हाइट फैंग गिल्ड का गर्वित नेता, वही शख्स जिसने उस डबल डंजन को बंद करवाया था, जानबूझकर उन सभी को अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन सवाल था, क्यों? एक रैंक हंटर को रैंक हंटर से क्या खतरा? और फिर एक और रहस्य, जिन्मू को पता चलता है कि उसके पिता सुंगिलहवान भी कभी एक रैंक हंटर थे। वो कैसे मरे? क्या उनकी मौत और जिन्वू पर हुए हमले में कोई संबंध है? सीजन 1 का अंत एक ऐसे मोड़ पर होता है जहां जिन्वू अब वो कमजोर लड़का नहीं रहा, वह एक प्लेयर है। उसकी पीठ पर उसकी शैडो आर्मी तैनात है। वह जानता है कि उसका दुश्मन कौन है, यू जिन्हो, पर अभी तक वो नहीं जानता। क्यों? वो अपने पिता के अतीत के बारे में सिर्फ एक झलक देख पाया है, और सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है, ये सिस्टम आया कहां से है, किसने बनाया है इसे, और क्यों चुना गया है उसे? ये थी सोलो लेवलिंग सीजन 1 की कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अंधेरे की सबसे गहरी खाई को पार किया, जिसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया, और जिसने साबित किया कि कभी कभी वही तारा सबसे ज्यादा चमकता है जो सबसे गहरे अंधेरे से उठकर आता है। क्योंकि अब द शैडो आर्मी मार्च करने को तैयार है, और प्लेयर अभी अपना लेवल बढ़ा रहा है। सीजन 1 के अंत में जिन्वू, अब प्लेयर, अपने शैडो सैनिकों की सेना के साथ खड़ा था। उसने अपनी मां का इलाज करवा लिया था, उसकी बहन सुरक्षित थी, और उसका निशाना रैंक हंटर यू जिन्हो पर था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। दरअसल एक नया खतरा सिर उठा रहा था। समुद्र के बीचों बीच दुनिया का पहला रैंक डंजन सक्रिय हुआ, और वह भी एक द्वीप के रूप में। इसे जेजू आइलैंड डंजन कहा गया, और इससे भी बड़ी बात, दुनिया भर के सभी रैंक हंटर्स को वहां आमंत्रित किया गया था। और किसने आमंत्रित किया? कोई और नहीं, टॉमस एंड्रयू, अमेरिका का स्कॉच्ड रैंक। उसने घोषणा की कि जो भी इस डंजन को क्लियर करेगा उसे दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर माना जाएगा। ये एक शाही चुनौती थी, एक किंग चुने जाने की होड़। लेकिन जिन्वू को आमंत्रण नहीं मिला। आखिरकार वो तो अभी भी औपचारिक रूप से एक रैंक ही था, है ना? पर क्या सचमुच एक रैंक सबसे मजबूत रैंक हंटर्स के बीच अपनी जगह बना सकता है? जेजू द्वीप पर दुनिया के महानतम हंटर्स जमा हुए। उनमें जापान की यूरी ओरिहारा, चीन के महान शिक्षी, और कोरिया से यू जिन्हो भी। सभी अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। और तभी एक नाव किनारे लगी। उसमें से उतरा एक युवक, जिसके पीछे लंबे काले कोट में लिपटे दो शरीर थे। यह था सुंग जिन्वू, बिना आमंत्रण के आया अतिथि। रैंक हंटर्स की भीड़ में एक रैंक उपहास की आशंका थी, पर जिन्वू ने बस इतना कहा, मैं यहां हूं क्योंकि मैं चाहता हूं। और फिर यू जिन्हो ने उसे रोकने की कोशिश की। यहां वो पलाया। सीजन 1 के षड्यंत्र के खलनायक और हमारे नायक का सामना। एक संक्षिप्त तीव्र मुठभेड़ हुई, और दुनिया को पहली बार पता चला जिन्वू की असली ताकत का अंदाजा। उसने सिर्फ अपने दो शैडो सैनिकों, इग्रित और कामिश, से ही यू जिन्हो को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
यह एक झटके में घोषणा थी कि एक नया दावेदार मैदान में आ गया है। डंजन के अंदर सच्चाई सामने आई। यह कोई साधारण रैंक डंजन नहीं था। इसमें दो विशाल टावर थे, एक स्टेट्स टेस्ट के लिए और दूसरा एक सर्वाइवल गेम के लिए। पहले टावर में हर हंटर की वास्तविक क्षमता को मापा गया और जिन्वू, उसने सबको चौंका दिया। उसके स्टेट्स एक साधारण रैंक से कहीं अधिक थे। उसने खुद को द स्ट्रॉन्गेस्ट साबित कर दिया। लेकिन दूसरा टावर एक नरक था, एक खेल जहां हंटर्स को आपस में लड़ना था, राक्षसों का सामना करना था। और यहां चाहे नाम की एक रहस्यमयी और अविश्वसनीय रूप से ताकतवर महिला हंटर का परिचय हुआ। वह जिन्वू की प्रतिद्वंद्वी बन गई। उनकी लड़ाई ने पूरे टावर को हिला दिया। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि यह पूरा डंजन एक जाल था। यह एक गेट नहीं, बल्कि एक दरांक था। एक ऐसा स्थान जो सबसे मजबूत को चुनने के लिए बनाया गया था। और इसके पीछे थे द सॉवरेंग्स। यहां सीजन 2 की कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। द सॉवरेंग्स मानवता के असली दुश्मन। ये विभिन्न रेस के शक्तिशाली शासक हैं, जिन्होंने पृथ्वी को एक विशाल शिकारगाह में बदल दिया है। वे ही गेट्स और डंजन भेज रहे हैं। वे ही हमारी दुनिया का परीक्षण कर रहे हैं। जेजू द्वीप का ये रैंक उन्हीं में से एक द बीस्ट सॉवरेंग्स का प्रोजेक्ट था, जो सबसे मजबूत हार्वेस्ट यानी हंटर की तलाश में था। और जिन्वू को पहली बार स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि उसका सिस्टम भी इन्हीं सोवरेंस में से एक द सॉवरेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन का बनाया हुआ था। वह सिर्फ एक मोहरा नहीं था, वह एक मोनार्क यानी सम्राट बनने के लिए चुना गया था। उसकी ताकत और उसकी शैरो आर्मी उसे अन्य सोवरेंस के खिलाफ सबसे कारगर हथियार बनाती थी। सीजन 2 का अंत एक भव्य और भयानक सच के साथ होता है। जिन्वू ने जेजू द्वीप के संकट को तो टाल दिया, पर अब उसका सामना सिर्फ यू जिन्हो जैसे मानव दुश्मन से नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा बने इन दैवीय राक्षसी शक्तियों से होने वाला है। उसने अपना लक्ष्य बदल लिया है। अब वह सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए लड़ेगा। उसकी शैरो आर्मी अब और विशाल हो चुकी है, और जिन्वू अब एक रैंक हंटर नहीं, बल्कि एक शैडो मोनार्क बनने की राह पर है। क्योंकि अगर सोवरेंस के पास उनकी सेनाएं हैं, तो हमारे पास है द शैडो आर्मी और उनका किंग।